उसके मुंह से था कि नहीं वो राक्षस है। आपने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो क्या कभी आपने ये सोचा था कि आप इस कदर से नेम फेम आपको मिलेगा? केवल एक ही था कि इसके माध्यम हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने इस व्यवसाय को चुना। जब आशाराम जी के ऊपर आरोप लगा था बलात्कार का, उस घटना के बारे में जरा बताइए, कैसे आपका इंटरेस्ट उस तरफ बढ़ा और किस तरीके से आपने उसको अपने लिए एक युद्ध की तरह ले ली? इस घटना को जब हमें पता चला तो शुरुआत में हमें भरोसा नहीं और आशाराम को हम बहुत मानते थे, लेकिन जब उस बच्ची के आंखों में आंसू देखे कि एक 16 साल की बच्ची है, उसके आंसू कभी झूठ नहीं हो सकते, अब वहीं पर से सोच दिया। उस दौरान आपको कभी ये लगा नहीं कि ये जो हम खबर लिख रहे हैं ये खबर अब सामान्य नहीं रही है, अब ये खतरनाक हो गई? जब उनके आश्रम में हम गए तो उन लोगों ने हमको बंद कर लिया अंदर, कहाँ लफड़े पड़े हो, छोड़ो, हाथ जोड़े। हम कहे भाई उस बच्ची को हमें न्याय दिलाना है। जो था स्थानीय इंचार्ज, उसने 5 लाख का ऑफर किया। हमने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी लड़की होती तो कितने सौदा करते। इन लोगों ने हमको तोड़ने के लिए मानसिक रूप से, ये सबके सब बैठे, उन्होंने हाथ में माला ले ली और ऐसे माला पढ़े और हमारे ऊपर फूंक मारे। तो ये हमला आप पर कहाँ पर कब कैसे हुआ था? जब 17 सितंबर 2014 को हम पे हमला हुआ, 2 व्यक्ति थे मोटरसाइकिल पे। तो जैसे ही हम नीचे आए तो एक व्यक्ति बड़ा लंबा सा छरेरे बदन का बड़ी तेजी से आया, पीछे उसने ये पकड़ा और एकदम यूं पकड़ के उससे मारा उसने। कि पहला फोन हमने अपनी पत्नी को किया था, ये सोच के किया था कि हमारी आखिरी काल है। नमस्कार, द धुनी शो के इस नए बेहद रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। बेहद रोमांचक क्यों? अगर हम बात करते हैं, जैसे कि समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कई प्रोफेशन होते हैं, वकील हो गए, खिलाड़ी हो गए, पत्रकार हो गए, इन सब लोगों के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। खेल तो सभी खेलते हैं, वकालत बहुत लोग करते हैं, पत्रकारिता भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ आयाम होते हैं जिनको बहुत चंद लोग ही छू पाते हैं और उन आयाम को छूने के लिए काफ़ी त्याग करना पड़ता है, काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वकील हो, चाहे पत्रकार हो। और इन सबके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उस टर्निंग पॉइंट से वो अपनी पहचान बनाने में सफल हो जाते हैं। तो आज खिलाड़ी वकील की बात ना करके हम पत्रकारिता की बात करते हैं और ऐसे ही एक पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं, नरेंद्र यादव जी, जिन्होंने अपने जीवन में 2013 में वो पड़ाव लाया, अपनी मेहनत से लाए, जिससे वो एक सफल पत्रकार के रूप में जाने जाने लगे। आशाराम बापू, जिनका नाम में सिर्फ आशा ही आशा है, राम तो कहीं थे ही नहीं, और उनके नाम से राम का संबंध खत्म करने का जो सराहनीय कार्य किया था, उनके किए गए कुकर्मों का जो पर्दाफाश किया गया था, सबसे बड़ी भूमिका उसमें नरेंद्र यादव जी की थी। नरेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, अवसर दिया। तो नरेंद्र जी, ये बताइए, आपका तो अब आप किसी पहचान के मोहताज तो हैं नहीं। आपने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो क्या कभी आपने ये सोचा था कि आप इस कदर से नेम फेम आपको मिलेगा, या आपने इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ही पत्रकारिता स्टार्ट की थी? जी, पत्रकारिता को चुना जो है बेसिकली हमारी ग्राउंड रहे टेक्निकल से थी। साइंस के स्टूडेंट रहे, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमने पढ़ाई की, डिप्लोमा किया, कुछ समय हम रेलवे में भी रहे और प्राइवेट में भी रहे। लेकिन पत्रकारिता से जुड़ाव हमारा, चूँकि गायत्री परिवार से हम जुड़े थे, गायत्री परिवार के हम मीडिया प्रभारी थे, तो लिखने पढ़ने का शौक़ था, कविताएं भी लिखा करते थे, कोई समस्या होती तो उनको लिख के दे आते, नहीं शौक़ था। लेकिन जब धीरे धीरे जाते थे तो पत्रकारों का जो सम्मान होता था, और कभी कोई ऐसे जब पीड़ित होते थे, अगर कोई पुलिस नहीं सुनती, कोई नेता नहीं सुनते, तब जो पत्रकार के पास आता था तो हमको लगता था कि ये एक ऐसा स्तंभ है जिसका कहीं इंजीनियर के ज़्यादा सम्मान है। तो मन में विचार आया कि इसी को हमें चूज करना। केवल एक ही था कि इसके माध्यम हम किसी की मदद कर सकते हैं। अगर हम इंजीनियर बनेंगे तो केवल हम अपने लिए बेहतर कर सकते हैं, अगर हम पत्रकार बने तो औरों के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इस व्यवसाय को चुना। अच्छा, तो ये मतलब एक नाम की भूख और एक पावर की भूख, दोनों कह सकते हैं। नाम पावर के साथ लोगों की मदद की, जो विशेष जिसके पास नाम होगा, पावर होगी, वही लोगों की मदद ही कर पाएगा। सकता है। जो एक कलम की ताकत थी, उसको मैंने महसूस किया कि कलम की ताकत बहुत बड़ी है।
अच्छा, तो इस कलम की ताकत को 2013 से आपने दिखाना शुरू किया, जब आशाराम जी के ऊपर आरोप लगा था बलात्कार का। उस घटना के बारे में जरा बताइए, कैसे आपका इंटरेस्ट उस तरफ बढ़ा और किस तरीके से आपने उसको अपने लिए एक युद्ध की तरह ले लिया? देखिए, 1998 में हम सक्रिय रूप से आ गए थे। दैनिक जागरण में हमने शुरुआत की थी 1800 रुपए से, और उसके बाद में शुरुआत में जो भी मुद्दे थे सब पे हम उसी अंदाज से काम करते थे। ये तो बाद में आया, लेकिन 2007 में सबसे पहले हमने बसपा सरकार में एक योजना चली थी, गोल्डन टोकन योजना। गोल्डन टोकन, जो ट्रक है ओवरलोड होके जाएं तो टोकन ले लेते थे, वो कहीं भी जाएं तो उसमें कोई रोक टोक नहीं थी। तो हमारे शाहजहांपुर में ढाबों से एक पर्ची लिखी जाती थी कि पर्ची लिख गई, वो टोकन 2000 का होता था, लेकिन वो ढाबे में 300-400 रुपये लिए जाते थे। अब वो गोल्डन टोकन यानी सरकारी टोकन तरीके से पूरा काम करती थी। तो वो हमने खबर छापी थी। ये फर्जी टोकन होते थे? हाँ जी। तो हमने लिखा था कि ढाबों से जारी होते हैं ओवरलोड वाहनों को पास। तो ये जब खबर हमने छापी तो इसमें सीधे हमने ARTO से, तो ARTO तो मना करने लगे, सीधे परिवहन आयुक्त का वर्जन लिया था हमने। और उस खबर को छापने का हासिल ये हुआ कि हमारी खबर पे पूरे प्रदेश में छापे पड़े थे ढाबों पे। शाहजहांपुर से जो जाते थे, धीरे धीरे वो पूरी जांच हुई, पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो गया। तो दैनिक जागरण समूह ने हमको खोजी पत्रकारिता अवार्ड हमें 2007 में दिया था। प्रदेश में पहला और पूरे देश में दूसरा था। तो अंदाज हमारा शुरू से बहुत रहा। इसी दौरान एक बीज घोटाला हुआ था। बीज होता जो सब्सिडी का आता है, तो उसको भी हमारे यहाँ किसानों ने बीज बोया, वो जमा नहीं, उस पर भी हमने कवरेज की। और जिस व्यक्ति के खिलाफ हमने छापी थी वो बहुत कद्दावर व्यक्ति थे, कोई लिख नहीं सकता था, लेकिन वो हमने लिखा तो 80 लाख रुपए की उसकी रिकवरी हुई और पूरा उसका ब्लैक लिस्टेड हो गया। उसके बाद में वो दोबारा हुआ ही नहीं। ये था। तीसरा, एक कोऑपरेटिव बैंक में SCP घोटाला हुआ था, स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता है। तो जो SC को पैसा मिलता है 20,000 रुपये मिले तो उसमें क्या छूट होती है, यानी 10,000 रुपये की छूट, 10,000 रुपये आप जमा कर दो। तो इस का पूरा हमने किया था। 7 करोड़ का घपला हुआ था। तो उसमें जिला सहकारी बैंक के 6 शाखा प्रबंधकों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जेल गए और सारी रिकवरी हुई। तो ये अंदाज हम रहा। लेकिन ये वाला मामला जो था, हम धर्म कर्मवीर देखते थे और आसाराम को हम बहुत मानते थे। मतलब हमारी जैसे गायत्री परिवार से हम जुड़े हुए थे, तो सनातन धर्म के प्रति जो भी है भारतीय संस्कृति लगाव बहुत था, आज भी है। तो इनकी जो भी गाड़ियाँ आती थी, जो सामान बिकता था स्वदेशी वाला, जितना होता था पैसा हम ले जाते थे घर पे, बहुत मानते थे, इनके प्रवचन सुनते थे। वो लड़की के जो पिता थे वो इनका योग वेदांत सेवा समिति करके जो थी, यानी शाहजहांपुर के, वो इनके अध्यक्ष थे। तो उनकी खबरें भी हम छापते थे। इसलिए उनकी खबरों की वजह से लड़की के पिता से हमारा लगाव हुआ, जुड़ाव हुआ। लेकिन वो अक्खर टाइप के थे, तो बहुत अच्छा हम उससे नहीं मानते थे, मतलब जो भी है बेबाक कह देना। तो एक बार हमारी उनकी कुछ हार्ट अटैक भी हो गई थी कि पत्रकार सब ऐसे होते, बढ़िया नहीं छापते, बिक जाते हैं ऐसे करके। तो खैर बाद में वो उन्होंने इसको कि हमारी गलती हो गई। एक बार खबर उनकी नहीं छपी तो बहुत अग्रेसिव हो गए थे। आसाराम बापू का उन्होंने कार्यक्रम भी कराया था अपने यहाँ। लेकिन इस घटना को जब हमें पता चला तो शुरुआत में हमें भरोसा नहीं था कि ऐसी घटना होगी, कि बापू तो ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें सूचना मिली दिल्ली से, तो जब कोई ऐसा होता तो जागरण में हमको लगाया जाता था कि नरेंद्र कर लेंगे। तो चूंकि धर्म कर्मवीर थी, तो जैसे सूचना मिली, शाम को 7 बजे करीब रहा होगा, हम सीधे वहीं गए कि आसाद में जुड़ा मामला है तो उन्हीं को पता होगा, वो ही बता देंगे। अच्छा, तो ये जो रेप वाले वाला ये था कि आसाराम बापू से जुड़ा कोई मामला, किसी लड़की के साथ रेप हुआ है, पता करो। तो ये नहीं पता था कि वही होंगे। बस ये है कि हम सीधे वहीं पे गए तो पता चला कि वहाँ तो ताला बंद है। तो एक दूसरे थे उनके जुड़े हुए ओमपाल सिंह, तो उनके घर पे आया, तो उन्होंने कहा उन्हीं की लड़की का मामला है, ऐसा ऐसा हुआ। FIR हो गई थी उनके खिलाफ इस मामले में? FIR तब दिल्ली में हुई थी। FIR के बाद ही दैनिक जागरण में सूचना मिली थी। अच्छा। कि इसको डिटेल भेजना। सामान्य खबर छपी गई। ये घटना 15 की थी
सूचना हमको 20 को मिली यहाँ पे। उसके बाद में सुरेशानंद जो इनके आध्यात्मिक पुत्र समझो या जो भी गद्दी बाद में संभालने वाले, नारायण साईं के बाद सुरेशानंद जो धर्म कर्म का यही संभालते थे। तो सुरेशानंद और सब लोग यहाँ पे रुद्रपुर आश्रम है, तो यहाँ ये लोग सब आ गए थे। तो हमको पता चला कि ये लोग यहाँ पे आए हैं डैमेज कंट्रोल के लिए। लेकिन तब तक हमको धीरे धीरे ये हो गया कि यही लोग, तो हमें अंदर घुस करके सच्चाई पता करनी थी। और ये थी कि कहीं इनका कोई खेल तो नहीं, कहीं गलत तो नहीं, क्या है क्या नहीं, मतलब अंदर घुस के हमें लानी थी। लेकिन वहाँ उन लोगों ने क्या किया कि सारी मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया कि यहाँ केवल सत्संगी भाई आएंगे, कोई मीडिया वाला नहीं आएगा। तो वहाँ हमारे अपना नेटवर्क थे, अपने लोग थे, तो बोले मीडिया वाला तो नहीं जाएगा। तो हमके मीडिया वाला ना जाए, हम तो उनके शिष्य बन के चलेंगे। तो शिष्य बन के हम चले गए, हरिओम कहते हुए वो चले गए। वहाँ पे सब चलता रहा, वहाँ का भी कोई मीडिया वाला नहीं है, तो कोई नहीं है। जब बाद में समापन हो गया तब हमारी अब पत्रकार कहाँ, वो तो जागी रहा था। तो हमने कहा हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा तुम मीडिया वाले हो, ऐसे कैसे अंदर घुसा है? हम के मीडिया वाले क्या, हम बापूजी के शिष्य हैं, बापूजी के साथ गलत हुआ है, हम बात करेंगे। तो उन्होंने सुरेशानंद से पूछ लें। उनसे पूछा तो उन्होंने ये जाना, तो उन्होंने कहा ठीक बुला लो। तो पहला उनका था कि बापू ही नहीं, बेटी भी गंगा जल की तरह पवित्र, ये उनकी टैगलाइन थी। जब उन्होंने ये कहा फिर बहुत सी चीजें कहीं। मतलब जिस लड़की का रेप हुआ है, मतलब उस कहने का मतलब था कि उसका रेप नहीं हुआ है। बापू ही नहीं, बेटी भी गंगा जल की तरह पवित्र, मतलब उनका सीधे क्लीन चिट देना था कि इसमें कुछ नहीं हुआ, दोनों को पवित्र हैं, यानी कि कुछ नहीं। जो उन्होंने पूरा कहा अक्षर सामने छापा। तो लेकिन हमारी जो खबर थी, चूंकि वो भूत प्रेत से जुड़ी हुई थी, उसमें कहा कि भूत का साया है, प्रेत का साया है। अनुष्ठान के बहाने उस बच्चे को बुलाया गया था जोधपुर के मड़ाई आश्रम में। तो हमने खबर छापी थी, तंत्र मंत्र की विद्या से बर्बाद कर दिया बापू ने, ये मुख्य खबर थी। अब नीचे इंसर्ट उनका वर्जन के रूप में थी, बापू ही नहीं, बेटी भी गंगा जल की तरह पवित्र। एक खबर छपी, बैलेंस खबर थी, फ्रंट पेज पे बॉटम स्टोरी थी। दूसरे दिन की गतिविधियां छपी। तो स्थानीय प्रभारी थे संजय कुमार, पूरा प्रदेश का देखते थे। तो बात करते रहे, खबर छपती रही, खबर सारे अखबारों को। अब हमारा ये था कि जो भी हम करते थे तो हमें नंबर वन रहना है। ये हमारी जो भी दायित्व मिलता था, जो रिपोर्टिंग करती थी, उसका ये रहता कि हमें नंबर वन रहना है। आज भी अपना ये रहता है, तो हमें अपने अखबार को नंबर वन रखना था। लेकिन धीरे धीरे फिर जब लड़की के पिता, तो लड़की तो यहाँ आ चुकी थी, उनका भाई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में छोटा वाला भाई था, वहाँ पढ़ता था। क्योंकि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में दोनों उसी आश्रम में थे, बहन भाई। तो बहन के साथ तो मामला हो गया था, बेटा वहीं था, तो वो लेकर के वहाँ पे आ गए थे, हाँ शाहजहाँपुर में। बेटे को लेके आया। इस दौरान जब पीछे से जीना था तो हम चढ़ के वहाँ पर गए। तो तब तक हमारे मन में था कि ये सब बना बनाया मामला, झूठा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब जो लड़की जो है वो झूठे आरोप लगा, ऐसे ही चल रहा था। मतलब बापू को लेके आस्था आपकी इतनी गहरी थी। हमारा ये था कि ऐसा कैसे होता है, एक वृद्ध आदमी है, संत आदमी कैसे कर सकता। लेकिन जब उस बच्ची के आंखों में आंसू देखे और उसके मुंह से था कि नहीं वो राक्षस है, तो हमने ये देखा कि एक 16 साल की बच्ची है, उसके आंसू कभी झूठ नहीं हो सकते। अब वहीं पर से सोच लिया कि अब जब हमने पत्रकारिता की जो कलम उठाई थी, सब कुछ हमने किया, तो इस बच्चे के लिए कोई नहीं, हम इसे न्याय दिलाएंगे। मन में संकल्प लिया, इसके लिए चाहे कुछ भी हो, इसको लीड करेंगे, अपने अखबार की से पहचान बनाए, लीड करेंगे, करें अंदर तक जाएंगे। और एकदम मन में ठान लिया और उसी भाव से हमने काम शुरू कर दिया। उसमें चैलेंज हमारे सामने ये था, हम लिखें कैसे। सबसे बड़ा होता है ना डर, न हमको किसी का उसका था, हमें बड़ा सबसे बड़ा डर था कि कहीं न्यायालय से कोई नोटिस ना जाए, वकील कोई नोटिस न भेज दे हमारे खिलाफ, कोई मुकदमा कोई भेज दिया तो हम आगे का काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो भी मीडिया संस्थान है वो विधिक कार्रवाई को डरते हैं या उसको अवॉइड करते हैं, तो इसका केवल डर था। तो हम कोई खबर है बहुत कई बार पढ़ते थे, कैसा क्या, इस तरीके से हमने फिर अभियान शुरू कर। पॉलिश्ड वे में आपने काम शुरू किया।
फिर चैलेंज आ गया, हम लिखें आखिर क्या। हो गई खबर, 2 3 1 हो गए, 2 हो गए। मेरे मन में आया क्यों न इसको, शाहजहाँपुर की लड़की है, शाहजहाँपुर का सम्मान भी जुड़ा हुआ है, एक बेटी का सम्मान जुड़ा है। एक बेटी बेचारी अबला उसे कहते हैं, वो जिस भावना के साथ माँ बाप ने उसको पढ़ने के लिए भेजा, उसका भविष्य ने चौपट कर दिया, करियर चौपट कर दिया, और आज न्याय के लिए दर बदर भटक और रही न्याय है। के लिए कोई भरोसा नहीं कर रहा था आज। मतलब जो ये लोग कह रहे थे कि वो सोनिया गांधी से जोड़ रहे थे, कोई कह रहे वो चरित्रहीन लड़की ऐसी थी, तरह तरह के हमारे सामने चैलेंज था। अब हमको उसके लिए कंटेंट चाहिए था कि हम लिखें कैसे, बेस चाहिए होता है। तो हमारे यहाँ अब वो नहीं रहे, शोषित समाज मोर्चा था, शोषित समाज मोर्चा। तो उसके फकीरे लाल भोजवाल हमारे यहाँ के, वो बड़े जो भी थे, धोती कुर्ता पहनते थे और बिल्कुल अखर टाइप के, जो कह दो तैयार हो जाते थे। हमने उनको फ़ोन किया, हमको देखो शाहजहाँपुर की बेटी है, उसके साथ रेप हुआ है, और घटना सही हमें लगता है, इसमें आपको क्या कर सकते हो। उन्होंने कहा बताओ क्या करें। हम कहा जो बताओ, जो दिल करे। बोले लिख दो, जो आसाराम को पकड़ के लाएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे। हम कहे ऐसे नहीं, आप उसका कुछ लगाओ, पोस्टर लगाओ। तो उन्होंने पोस्टर हाथ से लिखा, आसाराम को पकड़ लाने वाले को 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा, ये दुष्कर्मी है, ऐसे बलात्कारी है। वो उसके फोटो के साथ कराया। हाँ, बेच चाहिए था। अब खबर वो तान दी खूब, बढ़िया होगा। नहीं तो वो फोटो जो उन्होंने किया था, वो फोटो का इस्तेमाल कहाँ हुआ था, वो क्या था? अपने अखबार में। अखबार में? अखबार ने भी उस फोटो को छापने की अनुमति दे दी? हाँ, वो मतलब हमारा इतना भरोसा था, हमारा अखबार का इतना हम पे पूरा प्रोत्साहन इतना इस मामले में वो मिला, तो हम तो कहते हैं कि हम सौभाग्यशाली रहे। इस प्रकरण में दैनिक जागरण ने हमें खुली छूट दी थी, क्योंकि टीआरपी का भी था, हम सबसे आगे रहते थे और तथ्यात्मक होती थी। फिर उसके बाद में क्या है, अगला हम क्या छापें, तो फिर व्यापार मंडल वालों से बात की हमने कि शाहजहाँपुर की लड़की है यार, तुम लोग क्या कुछ ही नहीं करोगे, क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो जैसे तमाम हम लोग नेता बना देते हैं, सब कुछ है। ये सम्मान, बेटी के सम्मान से जुड़ा मामला था। तो हम तो वो जो है बातचीत हुई, तो उनका पुतला फूकेंगे आमतौर पे, पुतला वाला है, मतलब जो कि हमारी ही प्लानिंग होती थी। कैसे क्या, क्योंकि अंधभक्ति इतनी थी, उसको कैसे दूर करें, और उसके बाद में हम खबर कैसे छापें होते। उनका ठीक तैयारी हो गई, पुतला फूक गया, दूसरे दिन शव यात्रा निकल गई, तीसरे दिन साहित्य फूंक दिया। ऐसे करके धीरे धीरे इस इवेंट था। अब वो खबर जब एक है, दूसरी, तीसरी, चौथी, धीरे धीरे क्या है, तब तक आसाराम को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में वो धरने बैठ जाते हैं लड़की के पिता, फिर अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट हो जाने खबरें चलती हैं, हमारी जो खबरें थी वो ऑल एडिशन खबरें जा रही थी, तो अखबार का भी चार्ज भी बढ़ रही थी, नाम बढ़ रहा था, हमें भी अच्छा लग रहा था कि हम सब जगह छप रहे हैं। बाद में जो है इनके लोग जितने जुड़े हुए थे, धीरे धीरे आसाराम से जो पीड़ित थे या जो भी, वो कहीं न कहीं नंबर खोज के उन्होंने हमसे संपर्क साधना शुरू कर दिया। अच्छा, जो और पीड़ित लोग थे? और पीड़ित लोग थे, दिल्ली के देवेंद्र प्रजापति थे, इनके अंगरक्षक रहे थे आसाराम के। आसाराम का जो पीए रहा था राहुल सचान, जो गायब कर दिया गया, जिसमें जोधपुर कोर्ट के अंदर जो है हमला हुआ था, कोर्ट में गवाही के लिए दिए थे, वो जुड़ गए। महेंद्र चावला जुड़ गए, वैद्य अमृत प्रजापति जुड़ गए। मतलब जितने लोग थे वो हमसे जुड़ गए कि ये बंदा लिख रहा है सही, ये भरोसे लायक है। जब वो जुड़ गए तो हमारा कंटेंट जो है हमारा सॉलिड हो गया और स्ट्रांग हो गया। अब धीरे धीरे हमको वो ऐसी चीजें मिलने लगी जो किसी के पास नहीं थी। हम खबर बनाते थे, उसे यहाँ से जोड़ देते थे शाहजहाँपुर की बेटी से, तो हमारा कंटेंट मजबूत हो जाता था। हर उसमें जो है हम वर्जन लेते लड़की के पिता का। फिर दूसरा चलता है जोधपुर का, ये वहाँ जाते हैं, वहाँ पैरवी करने की बात थी, तो हमारी डेली बात होती थी इनसे, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार लड़की के पिता थे। अब लड़के के पिता को इतना भरोसा हम पे हो गया था, क्योंकि बहुत फर्जी पत्रकार बन के आ रहे थे, आसाराम के लोग ही, वो आकर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने कहा केवल हमसे कहा कि जिसको आप कहोगे उसी से हम मिलेंगे, बाकी हमें डर लगता, पता नहीं कौन क्या कर दे। तो उनको था कि कहीं कुछ निकल जाए, ये लोग हमारी बदनामी कर दें, बेटी के लिए कुछ छाप दें। अब हमारा यह था कि लड़की के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए उसके लिए लड़ाई लड़ना था मुख्य रूप से। तो उसमें जितने भी नेशनल टीवी वाले थे, बड़े अखबार के जो भी थे,
वो सब यहाँ आते थे, सभी हमसे ही संपर्क करते थे। और हम जो खबर चलाते थे तो हमारा सौभाग्य हुआ, चाहे इंडिया न्यूज़ हो, चाहे आज तक हो, चाहे जो भी बड़े बड़े वो थे, सभी लोग दिल्ली से संपर्क हमसे हो गए थे। हमारी खबर जो हम चलाते थे सुबह को, शाम को वही खबर जो है टीवी पे डिबेट होता था। नहीं तो उस दौरान आपको कभी ये लगा नहीं कि ये जो हम खबर लिख रहे हैं, ये खबर अब सामान्य नहीं रही है, अब ये खतरनाक हो गई है? हाँ, धीरे धीरे खतरनाक होती गई, और खतरनाक इस कदर होती गई कि जब उनके आश्रम में हम गए, हमारा फोटोग्राफर था साथ में, तो उन लोगों ने हमको बंद कर लिया अंदर। जब धीरे धीरे मतलब उनको लगा कि ये हमारे पक्ष में नहीं है, तो हमारा फोटोग्राफ छोटे कद का था शिवो, और हमारे कद काठी के हिसाब से, तो उन्होंने क्या, जैसे ही गेट उन्होंने बंद कर लिया, उसमें ताला डाल लिया, तो छोटा था तो हम उसको कूद के जंप करके एंजॉय करते थे, मतलब डर नहीं था, उसके कूद के हम चले गए सामान्य तौर पे, उसको हमने ये सीरियस नहीं लिया। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने भय दिखाया, पहले तो जो स्थानीय व्यक्ति था परिचित, उसको भेजा 50,000 रुपये का ऑफर लेके, कहाँ लफड़े में पड़े हो, छोड़ो। तो हम कहे, हाथ जोड़े, हम कहे भाई ये सब नहीं, उस बच्ची को हमें न्याय दिलाना है। उसके बाद संजय कुमार जो था स्थानीय इंचार्ज, उसने 5 लाख का ऑफर किया, गाड़ी में बैठा, तो वो भी हमने सीधे कह दिया कि जो मीडिएटर थे वो जो आए थे, हमने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी लड़की होती तो कितने सौदा करते, जब तक सजा नहीं मिल जाती हमारी कलम न रुकेगी, न बिकेगी, न झुकेगी। इस तरीके से वो हो गया। फिर एक बार क्या हुआ कि इन लोगों ने हमको तोड़ने के लिए मानसिक रूप से, ये सबके सब बैठे और उन्होंने हाथ में माला ले ली और ऊपर से दुपट्टा डाल लिया, और ऐसे माला पढ़े और हमारे ऊपर फूंक मारे, माला पढ़े हमारे ऊपर फूंक मारे, जैसे वो नागिन कोई बड़ा तगड़ा जादू टोना करने की कोशिश की जा रही है। हाँ। तो हम गायत्री बड़ा, हमका ब्रह्म गायत्री मंत्र को हमें गायत्री मंत्र पढ़ कर के हमने उसके फूंक मारी, तुम्हारे सारे सब, कोई हम पे असर नहीं पड़ा। तो इन सबको हम एक पत्रकार थे, इसको एंजॉय करते थे, क्योंकि हमें मालूम कि हम कहीं जाते हैं तो प्रतिरोधक बल लगता है किसी उसमें, तो उसको हमने प्रभाव अपने ऊपर नहीं लाने दिया। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज क्या है, आप देखिए कि आज के समय में खबरें नहीं होती हैं, समाचार नहीं होते हैं। आज के समय में ये भी एक व्यापार का साधन है, तो वही चलता है जो बिक सकता है। तो उस समय जो, जैसे उस समय भी हमने देखा मुख्य धारा की जो मीडिया थी वो काफी दिनों तक चुप्पी साध के रखी थी, उसने इस पर कोई समाचार इतनी तेजी से नहीं प्रकाशित हो रहे थे। तो उस समय ये मीडिया की चुप्पी का कारण क्या था? देखिए, जैसे हमारे वाले मामले में ये जो हुआ, इसमें कतई चुप्पी हो जाती। थोड़ा सा हमने भी गलत किया, गलत ये दिया कि मीडिया की जो एक लक्ष्मण रेखा थी, उस लक्ष्मण रेखा को हमने पार किया। वो लक्ष्मण क्या थे कि जितना हमारे पास आए उतना ही हम करें, लेकिन हमने आगे ये किया कि उस अंधभक्त को तोड़ने के लिए हमने चीज़ों को तलाश किया, हमने कंटेंट तलाशा, क्रिएट किया। तो ये क्रिएट करने में कोई वो हमारा कंटेंट रहा, इससे हमने बढ़त बनाई, लीड ली। हाँ, वो अगर वो फोटो बनवाना, और अगर वो हमने करते, जैसे धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, साहित्य फूंकना हुआ, ये हुआ, और फिर बाहर के लोगों सब किया, तो ये जो है अति ज्यादा कर दी। अगर नहीं करते तो सामने नहीं आता। उसके केवल ये था कि अगर हम लिखें क्या, हमारा केवल था, अंधभक्ति थी इतनी ज्यादा, ऐसे मानो अगर इस लड़की के साथ रेप ना हुआ होता, लड़की के पिता भी नहीं मानते, दूसरी अगर कोई लड़की होती तो यही लड़की के पिता नहीं मानते, यही कहते कि यही सबसे पहले लड़ने के लिए आ जाते, इस कदर अंधभक्ति थी। दूसरी बात सबसे बड़ा था, एक कमरा उन्होंने आसाराम बाबू का जिसपे फोटो लगा, एक कमरा बेड समय जैसे नहीं भगवान को सजाते हैं, सुलाते हैं, शयन कराते हैं, ऐसे करके उन्हीं को सुपुर्द कर रखा था, बढ़िया वातानुकूलित कमरा। तो इस कदर अंधभक्त थे वो। तो ये था। अच्छा, फिर हमारे सामने जो नई नई चीजें आई, उन्होंने बड़ा शॉकिंग कर दिया। एक हमने खबर छापी थी, आसाराम बापू की त्रिकाल संध्या, मतलब कैसे वो परिवारों को तोड़ते हैं और अपने भक्त बढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ के एक बेचारे ओसीएफ के कर्मचारी थे, वो आए और बोले, नंद भाई आप जो छाप रहे हो बहुत छाप रहे हो, कहते हमारे दिल की बात है, हमें तो बर्बाद कर दिया। हम क्यों? तो बोले आज 8-10 साल हो गए, हमारी पत्नी हमसे अलग है। पत्नी और पति का संबंध क्या होता, क्या सुख होता, हमें नहीं मालूम है। हम के बजे
बोले यार सुबह होती तब वो घंटी बजाती है, दोपहर में होते 2 घंटी बजाती है, और शाम को होती 2 घंटी बजाती है। तो तीनों टाइम तो वो पूजा करती है। हम सुबह ऑफिस जाते हैं तब घंटी बजाती है, दोपहर में लंच का है तो भी घंटी बजाती है, शाम को होता है तब भी। बताइए हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। बापू का इतना बड़ा प्रभाव कि इतना ज्यादा प्रभाव। और अगर कुछ वो होता है तो कहते, जैसे लड़कियां कहते हैं हम मैके चले जाएं, वो कहते हम गुरु अपने बापूजी के यहाँ जा रहे हैं, अब वो वहाँ चले जाते। ऐसे करके जब हमें पूरा उसमें अंदर गए तो पता चला ऐसे बहुत से परिवार टूट चुके हैं। दूसरा एक लड़का मिला वहीं पे, ऐसे बातचीत में है, तो हमें कहा तुमने कब से जुड़े हो? उसने बताया हम जुड़े हैं। कैसे? हम कहे तुम्हारी का, तो यार पूछो ना, हम कहे बताओ तो। हम कहे शादी आदि तुम्हारी होगी? बोले शादी क्या करे, शादी लायके नहीं बचे। हम कहे बजे क्या? बोले हम तो लायके नहीं बचे हैं। बोले हमारी कोई इच्छा नहीं होती शादी। तो जब हमने पूछे बजे क्या, बोले हम बापूजी के यहाँ रहते थे, तो जो भी नवयुवक रहते थे उनको एक दवा खिलाते थे, दवा खिलाते हुए सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो हमने कहा इसका वजह क्या? तब उसने बताया कि नए युवक इसलिए कि जो भी लड़की उनकी सेवा में जाती थी तो उनकी इच्छा ही नहीं रहेगी, वो इस लायक ही नहीं रहेंगे। तो धीरे धीरे तो पता नहीं केला की राख कुछ इस तरीके से बताता था, कैसे वो डेली सबको वो टैबलेट वो सबको खानी पड़ती थी, सबको देते थे। ऐसे ऐसे भी एकदम चौंकाने वाले चीज़ें आ जाती थी। वो सारी खबरों का हिस्सा हमारी। तो आपने ये जो इतने बड़े बड़े जो है स्टिंग जैसे भी किए, आपने चीज़ों को किया, तो आपके ऊपर हमने सुना है हमला भी किया गया। देखिए हमला क्या, पहले तो उन्होंने हमको खरीदने की कोशिश करी, जैसे साम दाम दंड भेद नहीं होती। पहले तो प्यार से समझाया गया। नहीं, ऐसा तो नहीं था। उन्होंने आपको खरीदने की कोशिश की और आपको लगता उन्हें 5 कम है 50 मिले तब बात बने। वो दिमाग में नहीं था। नहीं था। हमारे तो दिमाग में उसके बच्चे के आंसू थे, हमें तो उस पर बात ही नहीं थी। कोई था कि उसको कैसे न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा। क्योंकि जब हमारी बेटी भी है तो हम सोचते थे कि हमारी बेटी होती, हमने जिस माता पिता ने एक श्रद्धा होती, भरोसा आता कि जो गुरु से बढ़ के, माता पिता गुरु 3 ही सबसे परम शुभ चिंतक हैं और इन पे भरोसा किया जा सकता है। और इस मामले में अकेले वो नहीं था, एक उन्होंने संत समाज को कलंकित किया, एक वृद्ध समाज को कलंकित किया, एक भरोसे का कत्ल किया। तो जो हम सोचते थे कि पढ़ने के लिए भेजा, 7th क्लास से बच्ची वहाँ पढ़ने के लिए गई, उसके बाद में उसके साथ ये हुआ, उसका पूरा करियर चौपट हो गया। तो इस मामले में जब तक किसको सजा नहीं मिल जाती, और उससे ज़्यादा हमारे लिए ये था कि एक संदेश समाज को अच्छा जाएगा। नरेंद्र जी, एक और आपकी पूरी जर्नी हमने जानी, बस हमारे जो नए पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता में आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है, आज के पत्रकार जो हैं सब कट पेस्ट कॉपी पेस्ट पे चले गए हैं, पढ़ते कम हैं, इधर का चुराया उधर का कर दिया, वो गहराई में नहीं उतरते। अगर जब हम गहराई में उतरे, समुद्र में जाएं, तो हम तभी हम मोती उसमें चुन सकते हैं। आज का जितना भी है कि वो नेम फेम चाहते हैं कि हम पत्रकार का हमें तमगा मिल जाए, हम जाएं, हमको सम्मान मिल जाए, लेकिन पत्रकार को त्याग कितना करना पड़ता है। इतना त्याग है। पत्रकार एक मोर जैसा है, जैसा कि लोग कहते हैं बहुत सुंदर पक्षी, बहुत प्यारा पक्षी है, देखो कितने अच्छे इसके पंख हैं, लेकिन जब मोर जब अपने पैर देखता है तो वो रोता है। ठीक इसी तरह पत्रकार है, उसकी पूरी जिंदगी भी, उसकी पर्सनल लाइफ इतनी कष्टदायी होती है। बच्चे सफ़र करते हैं, पत्नी सफ़र करती है। अब हम तो कहते हैं कि पत्रकारिता का मतलब है उसकी पत्नी का एक शौत होता है, शौत जैसा है। सारा कष्ट जो है पत्रकार जितना होता है उससे ज़्यादा उसके बच्चे सफ़र करते हैं, तो वो नहीं। लेकिन आज के उसमें क्या कि दिखावा बहुत ज़्यादा है, गहराई में नहीं होता। पत्रकारिता खत्म हो गई है, चाटुकारिता आ गई है। जैसे भ्रष्टाचार जो है वो शिष्टाचार बन गया है, ऐसे पत्रकारिता चाटुकारिता बन गई है। अगर जब हम सही मायने में उतर के आ जाएं तो आज भी पत्रकार बहुत ताकत है कि किसी भी बड़े साम्राज्य को नींव हिला के रख सकता है और सरकारें बदल सकता है, ये ताकत है। इतने बड़े आर्थिक साम्राज्य जिसका आसाराम बापू जैसा व्यक्ति, हम बहुत बड़ा था कि हमारी वजह से हुआ, सभी की उसकी भूमिका है, लेकिन जरूरत होती लीड करने की, अगुवाई करने की, चिंगारी देने की, एक वो आपने की। बस एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, तो बस वो हमने चिंगारी लगाई, हमने अगुवाई की। पीछे सारे अखबार वाले हमारे जितने साथी, सबकी भूमिका रही, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा, और अंधभक्ति का जो एक आवरण था पूरा बना हुआ वो मिटा, उस बच्ची को न्याय मिला, और यही हमें सबसे बड़ी संतुष्टि है।